So we'll go ahead with next topic today. तो अभी आज के कुछ टॉपिक थोड़े से हेवी लग सकते हैं, हेवी नहीं है, जरा इजी। और एक काम का टॉपिक है स्पेसिफिकली फॉर जेडबलई। तो जेडबलई के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नीट के लिए फ़िलहाल नहीं है, बट दे मे इंक्लूड इट, और इवन इफ दे डोंट इंक्लूड इट, टू सॉल्व सम क्वेश्चन यू विल नीड दिस फॉर्मूलाज जो हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी। मैंने आपको वैसे बताया है ये ऑलरेडी, और हमको चैप्टर नंबर 1 ऑफ 12th स्टैंडर्ड रोटेशनल डायनामिक्स में लगने वाला है वापस से, व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी? The dimension of the body does not change under the action of any amount of force. Very good. तो पहले तो समझ लो कि रिजिड बॉडी एक सॉलिड है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड हियर। तो हमारे पास वी हैव अ सॉलिड बॉडी, एंड एज यू नो इन केस ऑफ सॉलिड्स द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज सेम। एंड नाउ रिमेंबर, अगर मैं इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, या तो वो कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है या तो स्ट्रेचिंग फोर्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ फोर्स, तुमने कितना भी फोर्स लगा दिया, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो देन सच a body is called as rigid body, which also means the dimension of the body does not change under the action of any force. क्योंकि dimensions कब change होंगे? जब distance change होगा। If distance is not changing, dimensions will also not change. So remember, a body in which the distance between any two particles remains unchanged under the action of force of any magnitude is known as rigid body. क्लियर? गुड। देन ऑफ कोर्स हमको जो टॉपिक समझना है उसके लिए पहले तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे अभी अपने रिजिड बॉडी डिफाइन किया, वैसे हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी मैंने आपको किसी एक लेक्चर में वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन मैंने बताया था, व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट होगा, तो इफ द रिजिड बॉडी रोटेट्स, तो ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, और वो सारे के सारे सर्कल्स का सेंटर एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे आएगा, एंड दैट कॉमन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड। तो जब बॉडी रोटेट होगा, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन, और इन सब सर्कल्स का सेंटर आएगा ऑन अ कॉमन स्ट्रेट लाइन। ऑफकोर्स ये पार्टिकल्स भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, सबका सेंटर आएगा ऑन अ कॉमन स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड। So when a rigid body rotates, all the particles of the body move in circles, the centers of which lie on a common straight line, which is known as axis of rotation. Straight line which is known as axis of rotation. अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर रिजिड बॉडी
ये हमको डेफिनेशन की ज़रूरत सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल डिफाइन करने के लिए चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको इन वन ऑफ द क्वेश्चंस आई थिंक वी वर सॉल्विंग, जहाँ पे टॉर्क नाम का एक पैरामीटर आया था। तो ये टॉर्क क्या होता है वो मैंने तभी आपको बता दिया था कि टॉर्क के दो नाम हैं, एक है मोमेंट ऑफ फोर्स और एक है मोमेंट ऑफ कपल। तो ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन वन ऑफ द लेक्चर्स, और मैंने आपको बोला भी था कि ये लॉस ऑफ मोशन में आएगा डेफिनेशन। दिस वाज द लास्ट चैप्टर दैट वी डिड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल को जब तुम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उस पर क्या एक्ट होता है, टॉर्क। तब बताया था आपको मैंने, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टॉपिक में कवर किया है। एनीवेज, अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। नाउ रिमेंबर, अगर हम एक बॉडी पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा देते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लीनियर मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सो वी नो दैट इफ an external unbalanced force is applied, external unbalanced force is applied to a body, it produces linear motion, मतलब translational motion, it produces translational motion। लेकिन फोर्स हमेशा, मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमेशा सिर्फ लीनियर मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ एग्जांपल, व्हेन यू कम इनसाइड द क्लासरूम, यू पुश द डोर एंड डोर रोटेट्स। तो फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स को क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स। गुड। तो रिमेंबर, बट एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, an external unbalanced force can also produce turning effect, this turning effect produced by a force, single force की बात चल रही है, is called as moment of force or torque। so this turning effect produced by a force is known as moment of force, गुड। मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूँ, मैं 5 मिनट में सब खत्म कर सकता हूँ ये, लेकिन ये आगे काम में आएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में 12th के वापस तुमको ये सब लगने वाला है, इसलिए अब भी से अच्छे से समझ लो। नाउ रिमेंबर, ये जो टर्निंग इफेक्ट है किसने प्रोड्यूस किया, फोर्स। इसको क्या बोलते हो तुम, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, टॉर्क है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 अप्लाइड फोर्स, कितना फोर्स लगा है उस पर, एंड नंबर 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, मतलब बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये भी तुमको बताया था, वापस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन और क्लोज अ डोर, सपोज ए डोर है, so let us say this is a door, और यहाँ पे उसका एक्सिस है। एक्सिस कहाँ पे होता है नॉर्मली, जहाँ पे बिजागरे होते हैं ना, व्हाट इज बिजागरे, हिंजेस। देखिए आपको एक कॉर्नर में देखो, जहाँ पे डोर को तुमने फिक्स करके रखा है, दैट इज हिंजेस। तो अगर वो डोर रोटेट होगा तो डोर का हर पार्टिकल रोटेट होगा अबाउट द हिंजेस। गुड, पक्का श्योर। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जस्ट अ मिनट, इट विल नॉट गो प्रॉपर इन रिकॉर्डिंग, इसके लिए मुझे सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई करने दो, अ लिटिल बिट, नॉट मच, अ लिटिल बिट। ओके, परफेक्ट। तो ये आ गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये डोर है, अब जिस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दिस पॉइंट P, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एक्शन। ये भी सब बताया तुमको मैंने,
तो P is point of action. Point of action is the point on the body where force acts. उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि सपोज ये बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया तो आई कैन अप्लाई फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. द डायरेक्शन अलॉन्ग विच फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन. तो लाइन ऑफ एक्शन LOI, लाइन ऑफ एक्शन LOA, लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं इसलिए LOI. लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन इज द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट्स. तो मान लेते हैं जो फोर्स है, इमेजिन द फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. दिस इज योर LOA, लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है मोमेंट आर्म. इसको S बोल दो, मोमेंट आर्म. तो रिमेंबर दिस इज मोमेंट आर्म, तो S इज मोमेंट आर्म. तो S here is moment arm. गुड. अब एक काम करेंगे, ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन तक का, इसको बोल देते हैं स्मॉल r, और ये एंगल को मान लेते हैं थीटा. यहाँ तक क्लियर? दिस इज द बॉडी जिस पे हम एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे. इन दिस केस द बॉडी विल बेसिकली, यहाँ पे बॉडी क्या होगा, रोटेट. सो इन दिस केस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, टर्निंग इफेक्ट, एंड दैट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. लिखना बंद करो, जो भी लिख रहे हो बंद करो, नोट्स में सब कुछ दिया है हमने. तो रनिंग नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. माई नोट्स आर लाइक रनिंग नोट्स. गुड. और ये अपलोड भी होता है ना हर दिन. इफ़ यू डोंट नो, यू मे नॉट नो, तो वो हर दिन अपलोड होता है. गुड. तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट आर्म. तो एस इज मोमेंट आर्म. पहले तो ये पता होना चाहिए. एंड एज आई टोल्ड यू, जो टर्निंग इफेक्ट है किसने प्रोड्यूस किया, फोर्स ने. इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. कौन से दो? एक तो अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स को एफ बोल देता हूँ, और किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म. सो दिस टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, this turning effect produced by a force is depends on, so it depends on two things. Number one, of course, applied force, and number two, the minimum distance, मतलब shortest distance, मतलब perpendicular distance. The perpendicular distance between किसमें the perpendicular distance between किसमें, line of action and axis of rotation. और इसी को हमने बोला है मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म. गुड. तो अब थोड़ा अच्छे से और ध्यान दोगे तो बाय डेफिनेशन टॉर्क इज द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म. तो किसका प्रोडक्ट है ये, एफ और एस का. किसका है, एफ और एस का, याद रखना. सो टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क वापस एक बार आएगा. यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स बोला है क्योंकि यहाँ पे सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है. यू मे हैव टू फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस रोटेशन, वो आगे आएगा. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड as the product of applied force and moment arm. Applied force and moment arm. और ये जो टॉर्क है ना, इसको नोट करते हैं टाउ से. तो टाउ इज एफ इंटू एस. और ये जो एस है, एस वो आपको यहाँ से मिल जाएगा. फ्रॉम दिस ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. What is sin theta? Sin theta is opposite, मतलब S by R. तो you see that, do you see that sin theta is S by R? Of course you should see. What is S? R sin theta. So you have torque equals to Fr sin theta. In vector notation आपको याद है क्या, A बार क्रॉस B बार का मैग्नीट्यूड कितना होता है, AB साइन होता है.
ए बी साइन, तो यहाँ पे साइन है तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आएगा, आर बार क्रॉस एफ बार। एफ बार क्रॉस आर बार नहीं लिखा क्योंकि डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, तो इट इज़ आर बार क्रॉस एफ बार। डायरेक्शन उल्टा लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, डायरेक्शन इज अपोजिट। याद है क्या, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन अपोजिट होता है। गुड। तो जब चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे थे मैथमेटिकल मेथड्स, तब आपको लग रहा होगा कहाँ पे यूज़ होता है, देखो यहाँ यूज़ होता है। इफ़ यू राइट उल्टा आपके आंसर सब नेगेटिव आएंगे। गुड। ये था मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स में कितने फोर्स ने रोटेशनल इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, सिंगल। इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मतलब रोटेशन, बट यू मे हैव टू फोर्सेस विच टुगेदर प्रोड्यूसेस रोटेशन, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ कपल। उसका भी दूसरा नाम टॉर्क ही है, मोमेंट ऑफ कपल। और ये तुमको वापस से लगने वाला है चैप्टर नंबर आई थिंक 12th या 11th होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, 10th नंबर चैप्टर, वहाँ पर भी लिखी गई आपको 12th में। मोमेंट ऑफ कपल, इसको भी हम बोलते हैं टॉर्क। सिर्फ यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और यहाँ पे भी हम लोग दो फोर्सेस लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये है एफ, ये है एफ। बड़बड़ करना बंद कर दो, जिनको बड़बड़ करनी है प्लीज गो आउट एंड नेवर कम बैक। आई एम ओके इफ यू डोंट कम बैक हियर। इफ आई फाइंड यू स्पीकिंग, फिर मैं ही भेज दूंगा, तो बेटर ऑफ। तो इस केस में ना हमारे पास दो फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, विच आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी। क्योंकि अगर दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस सेम पॉइंट पे एक्ट हो तो क्या करते हैं, कैंसल। तो यहाँ पे कैंसलेशन नहीं होने वाला। बट इफ यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी, दे प्रोड्यूस रोटेशन, तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। गुड। सो if two equal but opposite forces act on a body at two different points, then they produce turning effect. This turning effect produced by a couple, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस है तो कपल है। So this turning effect produced by a couple is known as moment of couple. और टॉर्क, तो मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली दो टाइप का होता है, एक है मोमेंट ऑफ फोर्स और एक है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स में एक सिंगल फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, पर उसकी कंडीशन है दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी फिक्स्ड समवेयर, जैसे डोर्स आर फिक्स्ड समवेयर। अगर इट इज़ नॉट फिक्स्ड तो आपको रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दो फोर्सेस लगेंगे। और बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ कपल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस है तो दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। और ये भी मैंने बताया था, कब बताया था, उसी में टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल में। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो बाय डेफिनेशन इट इज F into R. In vector form it is R bar cross F bar. अब क्योंकि फॉर्मूला वाइज सेम है तो मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल का ऐसा यूनिट भी सेम है।
ये है न्यूटन में, ये है मीटर, तो न्यूटन मीटर। या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस इज आल्सो एनर्जी, तो जूल में भी आता है, क्योंकि सेम ही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन होता है ना फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए, तो व्हेन यू राइट डाउन न्यूटन मीटर मतलब यू आर क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विच क्वांटिटी, टॉर्क। व्हेन यू राइट डाउन जूल वी आर टॉकिंग अबाउट विच क्वांटिटी, वर्क डन। वर्क डन इज एनर्जी। और डायमेंशनली स्पीकिंग, क्योंकि ये एनर्जी के डायमेंशंस है, तो इट इज m1 l2 t-2। आता क्लियर, पक्का पक्का। विच इज नेक्स्ट टॉपिक, इज इट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वही है ना। तो अगला टॉपिक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है। इफ द एक्सटर्नल फोर्स acting on the system is zero, then the system is said to be in mechanical equilibrium. अगर किसी, मैं एकदम सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, नोट्स में थोड़ा सा डिटेल्ड है, और बट एनी वेज ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, जब एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो वो सिस्टम किस में होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। और अगर आपको पता ही है वैसे तो, व्हेन यू से फोर्स इज ज़ीरो, व्हेन यू से फोर्स इज ज़ीरो, व्हाट इज फोर्स, dp by dt, बट इट इज ज़ीरो। एक बात बताओ, अगर मोमेंटम का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। तो मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, राइट, करेक्ट, हाँ कि ना, हाँ। और फोर्स ज़ीरो है तो m इंटू ए भी ज़ीरो है। अब m तो जीरो हो नहीं सकता, बॉडी का मास ज़ीरो होगा क्या, नहीं, तो a की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो। तो जब आप बोलते हो सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। वन मीनिंग इज दैट द टोटल फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो। इट आल्सो मीन्स द एक्सेलरेशन विद इन द सिस्टम और ऑफ द सिस्टम एज अ होल इज आल्सो ज़ीरो। तो सिस्टम के अंदर, जैसे सिस्टम में 3-4 ऑब्जेक्ट्स हो फॉर एग्जाम्पल, इन तीनों चारों ऑब्जेक्ट्स में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो ज़ीरो। उसका और एक मतलब भी होता है वैसे, यू नो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट, करेक्ट, गुड। तो यहाँ पे इसका तुम प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हो, यू कैन से दैट प्रेशर इज ऑल्सो ज़ीरो। एक्चुअली प्रेशर ज़ीरो नहीं लिखते हम लोग, बोलते हैं डेल्टा पी इज ज़ीरो, तो देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एनीवेयर इनसाइड द सिस्टम। वो आगे देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स में लगने वाला है वो तब का तब। फिलहाल के लिए, इफ the external force acting on the system is zero, then the system is said to be in mechanical equilibrium. In mechanical equilibrium. Also we know that, because you know that कि force is mass into acceleration, which is zero, so acceleration is also zero. So if a system is in mechanical equilibrium, what is acceleration, zero. So for a system in mechanical equilibrium, acceleration is zero. Also momentum and velocity are constant, क्योंकि acceleration जीरो हो गया मतलब velocity constant है, velocity constant है तो momentum भी constant है। या तो फिर F equal to dp by dt लिख दो, और F equal to dp by dt लिख के F equal to zero से इक्वेट करके dp by dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, zero. What is the meaning of derivative of a quantity being zero? That the quantity is constant. So for a system in equilibrium, mechanical equilibrium, for a system in mechanical equilibrium, momentum and velocity, the velocity and momentum are also constants, गुड, पक्का पक्का, सिंपल है, सिंपल। अभी है थ्योरी तो क्या करें, थ्योरी करना पड़ेगा ना, छोड़ नहीं सकते ना।
हम नहीं ऐसे बोल सकते ओ वी आर बोर्ड ऑफ थियरी सो लेट अस स्किप दिस पार्ट। तो फिजिक्स भी बोलेगा स्किप मी कम्प्लीटली, डोंट डू फिजिक्स। गुड, आई नो जोक्स आर पुअर, लेकिन जगाना पड़ता है ना। सो लेट अस नाउ लुक एट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। गुड, काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर होता है। कुछ लोग बहुत स्टेबल होते हैं, थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर। कुछ होते हैं अनस्टेबल, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जो हो रहा है होने दो, हमको क्या लेना देना। गुड, तो अभी एक एक करके देखेंगे इन डिटेल व्हाट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक काम करेंगे, थोड़ा थ्योरी कम करने के लिए ना मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल देता हूँ। कंसिडर अ बॉल ऑफ मास m situated at a certain point as shown in the following cases। 3 केस है, तीनों केस का डायग्राम ड्रॉ करूँगा एंड देन वी विल सी। सो कंसिडर अ बॉल और अ स्फीयर ऑफ मास m located at points as shown। तो पहला केस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी भी बड़बड़ की आवाज़ आ ही रही है, उठो वहाँ से। इस वन इन ब्लैक, सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। विल नॉट बी टॉलरेटेड ना, जिनको नहीं चुप बैठ के होता वो प्लीज़ कैंसिल योर एडमिशन फ्रॉम हियर। देयर आर सो मेनी क्लासेस, मैंने पहले भी बताया था, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो अभी बता दूंगा मैं आपको। अननेसेसरी, आई डोंट वांट टू मेक अदर्स फेमस ऑल्सो। तो प्लीज़ इफ़ यू डोंट वांट टू कीप क्वाइट हियर, टेक नंबर एंड एड्रेस फ्रॉम मी, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। हाँ लेके जाओ, सीरियसली, नॉट जोकिंग। बॉलीवुड कनेक्शन बहुत है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ना पहले जाता था, ना आज जाएगा, ना कल जाएगा, बिकॉज आई एम अ स्टेबल पर्सन। आई नो आई एम टीचिंग, मेरे को मेरा पर्पस बहुत क्लियर है, पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ही क्लियर है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ ना, थोड़ा एंजॉय भी करना होता है पढ़ाते पढ़ाते। क्या है, तुम नहीं तो कोई और सही। गुड, तो अभी ध्यान दो यहाँ पे। अभी देखो ये यहाँ पे एक बॉल है विच इज़, इफ़ यू नोटिस इट इज़ एट द लोवेस्ट पॉइंट हाइट वाइज, और इसका जो ये सिचुएशन इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूँ और छोड़ देता हूँ, इफ़ द ऑब्जेक्ट लास्ट बेंच, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, क्या होगा? क्या होगा? वेदर इट विल गो टूवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन और अवे फ्रॉम इट, टूवर्ड्स, राइट। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पहले से अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट पे था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इज ऑलवेज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल दिस पेन, अब इसको यहाँ पे रखा है मैंने, राइट, ये उसका लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा मतलब इस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, लेकिन लोकल है। लोकल क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सरका के छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। लेकिन मेन रीज़न इज ऑब्जेक्ट तब तक मूव होता है जब तक उसको उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलता, राइट। और खिड़की के बाहर छोड़ दिया तो इट विल गो अप टू ग्राउंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब
अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के पोजीशन पे होता है उसको, उस केस में इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल। सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मतलब बॉल इन दिस केस इज एट इट्स मोस्ट स्टेबल position if slightly displaced and released, it moves towards कहाँ जाएगा? towards its original position या तो initial position। तो remember, such an equilibrium is known as stable equilibrium. अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे, थोड़ा चेंज करना है। विल जस्ट मेक सम स्मॉल चेंजेस। न्यूट्रल मैं तुमको सिर्फ एक्सप्लेन करके दूंगा, मैं लिख के कुछ नहीं दूंगा। यू हैव टू एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ इन दैट केस। अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस केस में क्या होता है ना, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो अपने लोकल मैक्सिमम पे होता है। इट इज एट मैक्सिमम हाइट। गुड। तो इस केस में यू सी इट इज एट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन, मतलब एट द मैक्सिमम हाइट। नाउ इमेजिन, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करता हूँ और रिलीज कर देता हूँ, क्या होगा? इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड नेवर कम्स बैक। गुड। तो ये ऐसा है, मोस्ट अनस्टेबल है। इफ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑफ कोर्स नेवर कम्स बैक। गुड। ओके, अगेन अ फालतू का कंपैरिजन। आप में से भी कुछ लोग होते हो जो बिल्कुल पढ़ते नहीं, क्लास में गड़बड़ करते हो, टीचर ने डांट दिया तो क्लास छोड़ के चले जाते हो, वापस नहीं आते हो। अच्छी बात है वैसे। गुड। एक फालतू कंपैरिजन देना पड़ता है ना याद रखने के लिए, तो भी याद रखना। तीसरा न्यूट्रल। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कोई लोकल मिनिमा कोई लोकल मैक्सिमा नहीं है। देयर इज अ फ्लैट सरफेस, देन देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज एट सम पॉइंट। तो एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट सर्टन पॉइंट, ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है। इसको तुम यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, it will neither go away nor towards from the original position। इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ है वहीं रह जाएगा। ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। गुड। इसके बाद इफ आई रिमेंबर करेक्टली सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होगा। यस, सेंटर ऑफ मास। तो अभी जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, इसको बीच में JEE से भी हटा दिया था, लेकिन याद रखना ये तुमको लगने ही वाला है। इवन फॉर नीट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस यू विल नीड सेंटर ऑफ मास। डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको नीट में स्पेसिफिकली, लेकिन आपको इनडायरेक्टली तो लगता ही है। तो अच्छे से समझ लेना व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास समझने से पहले
थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझो कि इसकी नीड क्या है. इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट, मैंने तब आपको बताया था ऑब्जेक्ट नहीं, एवरी पार्टिकल. तो हम लोग न्यूटन्स लॉज को नॉर्मली किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. लेकिन इन रियलिटी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर पार्टिकल्स, पॉइंट पार्टिकल्स. लेकिन हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को किसके लिए लगा दिया? एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. So we know that and you must know that. नहीं पता तो भी पता कर लो. तो we know that Newton's laws of motion are strictly applicable or valid, you can say, are strictly valid or applicable for point masses or point particles, point objects, point particles, point masses. But to apply Newton's laws to extended objects, extended, वैसे तो point particle के लिए होना चाहिए था. हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे क्या लगा देते हैं? न्यूटन्स लॉ. लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस पे एप्लीकेबल थे? ओनली ऑन पॉइंट. अब ऐसा क्यों था बताता वो भी. बट व्हेन वी अप्लाई, थोड़ा सा ग्रामर चेंज कर देता हूँ तो, बट व्हेन वी अप्लाई Newton's laws of motion on extended objects, then there are two questions arise. Number one, सबसे पहले एक बात बताओ, अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि पॉइंट पार्टिकल्स के लिए ही होना चाहिए? जब आप एक पॉइंट पार्टिकल लेते हो, अभी आपने बोला एवरी पार्टिकल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो ये रेस्ट पे है, दिस इज नॉट मूविंग. फिर मैंने इस पॉइंट पे, इस पार्टिकल पे क्या लगा दिया? फोर्स. क्या लगा दिया? फोर्स. अब अगर मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेता, ये भी रेस्ट पे था, इस पे भी क्या लगाऊंगा मैं? फोर्स, क्योंकि मुझे क्या चेंज करना है? स्टेट. तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे तो समझा कि फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? पर्टिकुलर पॉइंट पे. यहाँ पे जब तुम बोलते हो कि पूरी बॉडी पे फोर्स लगा दिया, लेकिन फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट हो सकता है ना. कौन से पॉइंट पे एक्ट हुआ? पता नहीं, वी डोंट नो. करेक्ट. नंबर 2, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फोर्स लगने के बाद इसका वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं. तो इसका क्या हो गया? एक्सेलरेशन. किस क्या हो गया इसका? एक्सेलरेशन, क्योंकि v इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये भी बहुत क्लियर था कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट का क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन. इस ऑब्जेक्ट का भी क्या हुआ? एक्सेलरेशन. लेकिन किसका? ऑफ विच पॉइंट? वी डोंट नो. तो रिमेंबर, जो 2 क्वेश्चंस है उसमें से पहला है एट विच पॉइंट ऑफ द बॉडी, एट विच पॉइंट ऑफ द बॉडी फोर्स इज एक्टिंग. तो जब तुम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करते हो, तो पहला क्वेश्चन ये है कौन से पॉइंट पे फोर्स एक्ट हुआ. दूसरा क्वेश्चन ये है एक्सेलरेशन ऑफ विच पॉइंट, इस बॉडी के कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन तुमने कंसिडर किया. सो पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ विच पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड. समझे यहाँ तक? अब देखो ऐसा है, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ तो समझेगा. तो मैं ना इस बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स इमेजिन कर लेता हूँ. ये एक सेंटर पे पॉइंट है क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, तो एक पॉइंट सेंटर पे दिखा दिया. बाकी पॉइंट्स मैंने ना कुछ पॉइंट्स यहाँ ले लिए, कुछ यहाँ ले लिए, कुछ कहीं ले लिया, सो ऑन सो फोर्थ. यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगेगा
तो ये पॉइंट पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन। इस पर जब फोर्स लगाओगे तो इस बॉडी का सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव होगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे रोटेट होंगे। देयर इज ओनली वन पॉइंट, बॉडी रोल होगा ना, नहीं इमेजिन कर पा रहे तो इजी है। गाड़ी सब चलाते हो, गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का चक्का घूमता है, उस टायर पे अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर दो और एक सेंटर जहाँ से एक्सल पास होता है, वो भी अच्छे से इमेजिन करो। तो जब गाड़ी आगे जाएगा टायर क्या होगा, रोल होगा, और टायर का हर पॉइंट क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट एट द सेंटर एक्सेल, वो सिर्फ जाएगा कौन से मोशन में, लीनियर। क्लियर, पक्का। तो पूरे बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसका बिहेवियर एग्जैक्टली पॉइंट पार्टिकल जैसा होता है, विच इज़ परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सो देयर इज ओनली वन पॉइंट इन द बॉडी whose behavior is similar to point particle. There is only one point of the body whose behavior is similar to a point particle, and this point is known as center of mass. This point is known as center of mass, COM. ये थोड़ा लूज डेफिनेशन है, अभी अच्छे से डिफाइन करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास डिफाइन क्यों किया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को पता है, मैं लास्ट बेंच तुमको वापस बोल रहा हूँ, मुझे अगर तुम वापस कुछ लिखते हुए दिखे, यू, दिस विल बी द लास्ट टाइम यू विल बी हियर इन दिस क्लास। तो रिमेंबर, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसका बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है, लाइक अ पॉइंट पार्टिकल। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इस बॉडी के पूरे मास को कॉन्सनट्रेटेड इमेजिन कर लेता हूँ। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि उस पॉइंट पे इस बॉडी का पूरा मास कॉन्सनट्रेटेड है, और ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सके। सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑफ द बॉडी at which whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to make Newton's laws of motion valid for extended objects. So center of mass is defined as the point of the body at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. Whole mass of the body is supposed to be concentrated. और ये imaginary point है, so that Newton's laws of motion are valid. Good. तो ये था overall just the introduction part of center of mass. It is an imaginary point inside a body at which whole mass of the body is supposed to be concentrated so that Newton's laws of motion are valid. अब center of mass find कैसे करते हैं, तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा होगा ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। गुड।
अभी यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना, हमारे पास दो पार्टिकल्स है, एक P पे है मास m1 है, एक Q पे है मास m2 है। हमको इनका लोकेशन बताना है। जैसे अब हम कैसे एक दूसरे को लोकेशन भेजते हैं ना, सेंड मी योर लोकेशन, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस। लोकेशन बताना है, लोकेशन बताने के लिए क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहीं से तो मेजर करोगे ना। ये जो पॉइंट P है जहाँ पे मास m1 है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। गुड। इफ़ यू इन फ्यूचर समडे गो अब्रॉड, तो वहाँ थोड़ा सा अलग लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होता है, लेकिन थोड़ा हाई फाई। वो आपको लोकेशन नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे सेंड मी योर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट बेंच, कैन यू टेल मी योर कोऑर्डिनेट्स? नो, you are sitting in the second column and row number 12. So your coordinates are 2, 12. Good. क्योंकि of course तुम एक सरफेस पे बैठे हो, हवा में नहीं हो, जेड भी बताना पड़ता है। गुड। तो if someone asks you send me your coordinates, मतलब लोकेशन भेज रहे हैं, मांग रहे हैं। if someone asks send me your digits, tell me your digits, मतलब they're asking for your phone number. Okay, good. तो अभी ये जो पॉइंट है ना P, आपको याद है कि हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया था, एक वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और पार्टिकल के लोकेशन तक जाता है, पोजीशन वेक्टर। क्या था वो? पोजीशन वेक्टर। गुड। तो क्या कुछ तो नाम दे देते हैं इसको, स्मॉल p बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट। गुड। और ये जो है, ये इसको बोल देते हैं चलो स्मॉल q बार। और ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड है कि तुमको p बार और q बार, मतलब आपको पोजीशन वेक्टर बनाने आता है। बताओ तो। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इसका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। वेरी गुड। हमको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। दो मासेस का सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, मतलब इस लाइन पे ही कहीं तो होगा। तो कहीं तो होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि वो यहाँ है और उसको C नाम देता हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, चलो C बोल दिया। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे XCM, YCM एंड ZCM। गुड। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, उसको R बार बोल देते हैं, कैपिटल R बार। ओके। तो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 and m2 located at points P and Q respectively. Let, of course, x1 y1 z1 and x2 y2 z2 be their coordinates. Good. और ऑफ कोर्स P बार एंड Q बार क्या है, उनका पोजीशन वेक्टर। P बार एंड Q बार बी देयर पोजीशन वेक्टर्स, और जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करता है, एट सम पॉइंट C। तो लेट C be the center of mass, COM, of the system with coordinates, क्या coordinates थे इसके, XCM, YCM and ZCM। एंड पोजीशन वेक्टर क्या था इसका, R बार। एंड पोजीशन वेक्टर R बार। डिराइव कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। अभी याद रखना, थोड़ा मैं नोटेशन चेंज करूँ क्योंकि मैं आई मैच द नोटेशंस ऑफ योर नोट्स। उन्होंने ना P बार को R1 बार बोला है,
और क्यू बार को R2 बार, मतलब मैंने ही लिखा है तो मैंने ही वैसा लिखा है इन जनरल। गुड। तो P बार एंड Q बार को क्या बोल देंगे? R1 बार एंड R2 बार, चेंज ऑफ नेम्स। तो ये जो R बार है ना, R बार ये होता है M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। अगर सिस्टम में 2 की जगह पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस केस में क्या करेंगे? सो फॉर n पार्टिकल सिस्टम summation, very good। तो for n particle system of course of masses m1 m2 m3 with position vector r1 bar r2 bar r3 bar etc m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus mn rn bar upon m1 plus m2 up to mn। हो गया? गुड। ये वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। कभी कभी आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछ लेते हैं सेंटर ऑफ मास का। क्या पूछते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो एक्स सेंटर ऑफ मास वो आएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। जब आपको सिर्फ ये पूछा होगा एक्स कोऑर्डिनेट तो ऐसा कर लेना। और क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन है तो आपको याद है कि हम समेशन फॉर्म में लिखते थे। थोड़ी देर सेंटर ऑफ मास इन समेशन mi xi I runs from 1 to n upon summation mi I runs from 1 to n। और ये जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाता है। क्या होता है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। बराबर? गुड। What will be y center of mass? Summation mi by I runs from 1 to n upon summation mi I runs from 1 to n। What is z center of mass? Summation mi zi I runs from 1 to n upon summation mi I runs from 1 to n। फिर अगर आपको याद होगा मैंने आपको 2 टाइप के मास कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, एक था डिस्क्रीट और एक था कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में मास है नहीं है, तो दिस सम एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन। हमने जो ये सब लिखा है ये किसके लिए है? डिस्क्रीट के लिए। किसके लिए है? डिस्क्रीट। अगर मेरे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, तो जैसे ये सिस्टम है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, तो ऐसे सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग एक छोटा सा मास एलिमेंट लेते हैं dm और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन you have x center of mass equals to इंटीग्रेशन वहाँ पे क्या लिखा था? mi xi। यहाँ पे लिखते हो x dm। क्या लिखते हो? x dm। और यहाँ लिखते हो dm। हो गया? गुड। इजी। y सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। और z क्या आएगा? z क्या आएगा? इंटीग्रेशन z dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अगेन रोटेशनल डायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th, वहाँ पे सब वापस लगने वाला है। गुड। अब थोड़ा सा और अच्छे से सुनो समझो। ये सब सेंटर ऑफ मास फाइंड करते टाइम हम लोगों ने ऐसा अजम्पशन लिया कि ये सिस्टम रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे। नथिंग इज मूविंग। लास्ट बोथ ऑफ यू आई वांट टू सी योर बुक्स व्हेन यू गो। बोथ ऑफ यू, जो कुछ भी तुम्हारे डेस्क पे अभी रखा है मुझे वो देखना है जाने से पहले। तो जब ये सिस्टम मूव होगा तो सिस्टम का हर पार्टिकल मूव होगा। अब तुम्हारा बॉडी भी इज मेड अप ऑफ हैंड्स, हेड, लेग, राइट? करेक्ट। तो ये m1, ये m2, m3, m4 एक्सेट्रा m5। गुड, राइट। तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हो? वो जो मैंने बताया वैसा। लेकिन जब तुम मूव होते हो तो पूरा बॉडी मूव होता है ना।
कि हेड आगे चला गया, हाथ पीछे रह गया। तो ऑल द पार्टिकल्स मूव टुगेदर ऑफ अ सिस्टम। तो जब सिस्टम मोशन में हो तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव हो रहा है। अब हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होगा वो फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी कैसे फाइंड करते हैं मैं ज़्यादा लिखने नहीं वाला, सिर्फ मैं बताता हूँ। लेट v1 v2 v3 v4 up to vn be the velocities of objects of the system, of course, with masses m1 m2 m3 m4 mn। तो जब सिस्टम मूव होगा, सिस्टम का हर एक पार्टिकल मूव होगा और हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी है, v1 है, v2 है, v3 है, सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। तो मुझे अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस 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 mn vn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। है तो क्लियर? गुड गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, राइट। तो अगेन इसको समेशन फॉर्म में लिखना है। अगर आपको समेशन एम आई वी आई रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन ऑफ एम आई रन्स फ्रॉम 1 to n। अगर मुझे सेंटर ऑफ वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए, x, तो क्या करोगे? समेशन एम आई वी आई एक्स आई रन्स फ्रॉम 1 to n upon summation mi runs from 1 to n। and if I want to find only y coordinate या फिर only z coordinate, मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो यहाँ पे y, यहाँ पे y, z तो z और z। गुड, y y z z। अगर मुझे कंटिन्यूअस के लिए फाइंड करना है तो डिस्क्रीट के लिए है, दिस इज फॉर डिस्क्रीट। इफ आई वांट टू फाइंड आउट फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन तुम लिख लेना वहाँ पे। यू हैव इंटीग्रेशन किसका? वी आई को वी एक्स लिख देंगे और डी एन, और इंटीग्रेशन क्या आएगा? डी एन। यहाँ पे क्या होगा? वी वाई डी एन, नीचे क्या आएगा? इंटीग्रेशन डी एन। यहाँ क्या होगा? वी जेड डी एन, नीचे क्या आएगा? इंटीग्रेशन डी एन। क्लियर? तो एक्सट्रीमली सिंपल, सिंपल है ना ये? सिंपल है कि नहीं? तो अगला तुम बताओगे, बिकॉज यू सेड सिंपल। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप लोग भूल जाते हो कि टीचर्स भी कभी स्टूडेंट थे। तुम जितने टाइप के गड़बड़ कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा का अंदाजा है हमको। वो शाम की बैच में 2 लोग पीछे बेंच पार्टनर्स, एक ने कुछ लिखा बुक पे, फिर दूसरे ने लिखा, फिर पहले ने लिखा, फिर दूसरे ने। अंडरस्टूड दैट प्लेइंग दिस क्रॉस एंड सर्कल। मैं टोल्ड देम कि तुम वही कर रहे हो, मान लो, या तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। एंड दे एक्सेप्टेड, हाँ हम वही कर रहे थे। तुम किस किस टाइप से कॉपी कर सकते हो सब पता है। क्या इनविजिबल पेन का इन्वेंशन आज तो हुआ नहीं। मोबाइल फ़ोन ऐसा साइड में रख के लिखते हो, कैमरा का हम नहीं देखेंगे, कैमरा को दिखता है ना, दिखता है ना। तो तुम कितने मार्क्स ला रहे हो और तुमको एग्जैक्टली कितने मार्क्स, तुम टेस्ट ही देते नहीं वो अलग बात है, तुम क्लास में आते नहीं हो वो भी अलग बात है। अब वो डर के मारे आना पड़ रहा है बिकॉज आई टोल्ड योर पेरेंट्स, और फिर यहाँ पे आके टाइम पास करना है तुमको, बराबर नहीं? तो बताओ एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फॉर एग्जांपल अब सिस्टम इज मूविंग एंड अलॉन्ग विद द मोशन इट्स वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। तो जब एक एक पार्टिकल का एक्सेशन होगा
तो सेंटर ऑफ मास का भी क्या होगा, एक्सेशन। अब मैं ज़्यादा लिखने नहीं वाला। लेट A1 A2 A3 बी द एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल्स विद मास M1 M2 M3 सो ऑन सो फोर्थ, दैट यू नो। जिससे पूछा वो बोलेंगे, बाकी लोग बीच में नहीं बोलेंगे। और मैं अब तक वो स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, और वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट्स कभी लिखे नहीं जाते हैं, कंपोनेंट्स कभी नहीं लिखे जाते, यहाँ पे लिखना है तो ऐसा लिखो। और मास के ऊपर वेक्टर मत लगाओ। मास के ऊपर वेक्टर लगाने का मतलब होता है कि मास नेगेटिव भी हो सकता है। तुम्हारा है क्या मास -50 किलोग्राम, गुड। और कंपोनेंट्स में कभी भी वेक्टर नहीं लिखा जाता, ये पता होना चाहिए। तो व्हाट इज एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? फॉर्मूला M1 A1 बार प्लस M2 A2 बार प्लस 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 Mn An बार अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 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 Mn। तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू समेशन Mi Ai बार आई रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन Mi आई रन्स फ्रॉम 1 to n। हो गया, गुड। अगर मुझे अब इफ आई वांट टू राइट कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, समेशन Mi Ai x कंपोनेंट आई रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन Mi I runs from 1 to n। If I want to write down y component and z component, similar formulas। y तो यहाँ भी y, z तो यहाँ पे भी z। And for continuous, you know that for continuous mass distribution क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन ax dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। ay सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ay dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। और लास्टली यू हैव az सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन az dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। क्लियर, पक्का पक्का। So that marks the end of theory part of this chapter. Something else remaining, center of gravity, that is reading assignment for you, क्योंकि similar to center of mass है। सिर्फ मैं बता देता हूँ, देखो center of gravity, for example, as I told you, human body is made up of different parts. Each part has its own weight, right? तो जब तुम बोलते हो कि हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली सेंटर टू सेंटर। तो इफ़ आई आस्क यू कि तुम्हारी बॉडी के एग्जैक्टली कौन से पार्ट पे ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तो तुम पूरे बॉडी का अलग अलग पार्ट का वेट निकालोगे और उन सब का रिजल्टेंट निकालोगे। और रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर होता है, वो कहीं से स्टार्ट होता है, वो जहाँ से स्टार्ट होगा दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सब केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे होता है, दैट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो स्फीयर के केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, सेंटर पे, राइट। सर्कल के केस में आप कहाँ पे है, सेंटर पे। क्यूब के केस में कहाँ पे है, सेंटर पे। स्क्वायर के केस में कहाँ पे है, सेंटर। और स्क्वायर या फिर डायगोनल का सेंटर कैसे निकालते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। गुड। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के केस में वैसा होता है। सो दैट इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।